बंसल एजुकेशन हब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बंसल एजुकेशन हब। मेरा नाम है श्रुति एंड आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग जाके देखिए, बिकॉज मैंने उस वीडियो में आपको बता रखा है कि मैं आपको ऑर्गेनाइजिंग किस सीक्वेंस में पढ़ाने वाली हूँ, हमारे टॉपिक्स कौन से सीक्वेंस में आएंगे। बिकॉज ये चीज़ मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट में आ रही थी दैट बच्चों को मेरे टॉपिक्स ढूंढने में प्रॉब्लम होती थी। तो मैं आपको ऑलरेडी मैंने जो इसके लिए सोल्यूशन जो निकाला था वो ये था दैट मैं आप लोगों के लिए एक इंट्रो वीडियो लेके आया करूंगी। उसके अंदर आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा टॉपिक्स का, क्या क्या सीक्वेंस है, तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। सो गाइज, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो जाके जरूर देखिएगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम लोग ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली क्या होती है, हमें वो जानना है। तो देखो, ऑर्गेनाइज करना होता है क्या। अगर हम बिजनेस को ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं, तो डेफिनेशन देखते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। To organize a business is to provide it with everything useful to its functioning। यानी कि अगर हमें एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना है तो हमें क्या करना है, जितनी भी चीज़ है उसकी फंक्शनिंग में यूजफुल है हमें उसे प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल, मशीन्स, टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल। यहाँ पर्सनल का मतलब हो जाता है आपका स्टाफ, यानी कि HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, वो वाला हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, पर्सनल का मतलब। तो बेसिकली ये जो डेफिनेशन है गाइस, ये डेफिनेशन दी गई है हेनरी फ्योल के द्वारा। ओके, तो अब देखो मैं आपको ऑर्गेनाइजिंग कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हूँ। सपोज आप लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है ये सेकेंड फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, ठीक है। ओके, तो देखो सेकंड फंक्शन तो है मैनेजमेंट के। इससे पहले हमने पढ़ी थी प्लानिंग प्लानिंग के बाद क्या आया हमारा ऑर्गेनाइजिंग। अब देखो यार दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। सपोज आप लोगों का टारगेट है, आप लोगों का गोल है क्या कि आपको 90 अबव मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, आप लोगों का टारगेट बना रखा है आप लोगों ने, किसी ने, दैट हमको 90 अबव % लेके ही आने हैं। उसके लिए आपने प्लानिंग कर ली। क्या कर ली बेटा, प्लानिंग कर ली आपने। प्लानिंग में क्या लिया कि मैं ये सब इन बुक्स से पढ़ने वाला हूँ, इतने टाइम में पढ़ने वाला हूँ, कितनी देर में कौन कौन से सब्जेक्ट खत्म करने वाला हूँ, आपने प्लानिंग कर ली। अब आप उसके बाद क्या करोगे, आप ऑर्गेनाइज करोगे कि नहीं करोगे। अब आप जब ऑर्गेनाइज करोगे, आपको वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहिए होगा, आपने जो बुक्स आपने पूछा होगा अपने टीचर्स से, कुछ बेस्ट बुक सेलेक्ट करी होंगी, आपको वो बुक्स ऑर्गेनाइज करनी है। देन आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, आपको रजिस्टर चाहिए या आपको क्या क्या चाहिए आप जानते हैं, आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे। क्या करोगे, ऑर्गेनाइज। तो यहाँ चीज़ हो जाती है हमारी ऑर्गेनाइजिंग। जो हमने प्लान करा, ठीक है, प्लान कर रहे हैं, हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अब उसको ऑर्गेनाइज कैसे करें, यानी कि हर वो चीज जो कि एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज करती है, यानी कि बिजनेस की फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट है, उसको वो चीज प्रोवाइड करना, बिजनेस को वो चीज प्रोवाइड करना, वो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। अब मैं बात करूं बिजनेस की, तो देखो बिजनेस ने, जैसे कि सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन ने गोल बनाया कि उसको 20% से अपनी सेल बढ़ानी है। ठीक है, अब उसे 20% से अपनी सेल बढ़ानी है, उसने गोल डिसाइड कर लिया, उसके लिए प्लानिंग कर लिया। वो ऑर्गेनाइजिंग कैसे करेगा, अब उसे कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी। अब उसने सपोज एक बेस्ट अल्टरनेटिव था कि वो डोर टू डोर जाके सेलिंग करेगा। अब वो जब डोर टू डोर वाली टेक्निक अपनाने वाला है तो उसके लिए उसको पर्सनल चाहिए होंगे, आदमी चाहिए होंगे जो कि उसके सामान को घर घर जाके बेचें, तभी तो उसकी जो सेल है वो बढ़ेगी। तो वो क्या करेगा, इन आदमियों को ऑर्गेनाइज करे, कहीं ना कहीं से लेके आएगा, प्रोवाइड करवाएगा बिजनेस को। तो बस वही चीज़ है ऑर्गेनाइज। टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल फॉर इट्स फंक्शनिंग, चाहे वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो, मशीन से रिलेटेड हो, टूल से रिलेटेड हो, कैपिटल से रिलेटेड हो या फिर पर्सनल से रिलेटेड हो। तो गाइज ये जो डेफिनेशन है बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और सबसे ज़्यादा ईजी बात इस डेफिनेशन के अंदर ये है कि आप लोगों को इसकी जो ऑथर है उसका नाम भी बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा। नाम क्या है, हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल ने ऑर्गेनाइजिंग को डिफाइन करा है एज टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग, रॉ मटेरियल, मशीन्स, टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल। तो बहुत ईजी डेफिनेशन है, आप लोग जल्दी से याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और क्या हम लोग ऑर्गेनाइजिंग को बोल सकते हैं।
लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट ऑर्गेनाइजिंग इज ऑल अबाउट। चलो सीखिए समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली है क्या, मतलब पूरा ये निचोड़ देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या है। आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, हम पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ग्रुपिंग, उनमें ग्रुपिंग करेंगे किसको, एक्टिविटीज को, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की, एंड ब्रिंग टुगेदर, और साथ में लेके आएंगे किस किस को, फिजिकल, फिनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स को, टू स्टेब्लिश मोर प्रोडक्टिव रिलेशंस, ताकि हम मोर प्रोडक्टिव रिलेशंस को स्टेब्लिश कर पाएँ, फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम अपने जो स्पेसिफिक गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव कर पाएँ। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पर ये पॉइंट क्या कह रहा है, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करा कि हम लोगों की एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसको हम ग्रुप करेंगे। सपोज एक तरह की एक्टिविटीज एक ग्रुप में रहेंगी और दूसरे तरह की एक्टिविटीज़ दूसरे ग्रुप में रहेंगी। अब फिर हम क्या करेंगे, फिजिकल, फिनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स को साथ में लेके आएंगे। जैसे कि अगर आपको पर्सनल चाहिए पर्सनल लेके आओ, फिनेंशियल आपको सपोर्ट चाहिए फिनेंशियल लेके आओ, मशीनरी चाहिए मशीनरी करो, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ह्यूमन रिसोर्स को एक साथ लेके आएंगे, और इससे जो होगा हमारा जो प्रोडक्टिव रिलेशन है वो हमारा स्टेब्लिश होगा और हम लोग स्पेसिफिक गोल को अचीव कर लेंगे। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग आपको समझ में आया क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, आइडेंटिफाई करो, एक्टिविटीज़ को ग्रुप करो, फिर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आप साथ में लेके आओ। उससे क्या होगा, आपका जो मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन है स्टेब्लिशमेंट होगी उसकी, फिर आपका गोल अचीव हो जाएगा। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग ये है। आप इसकी डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, अदर देन अगर आपको ये वाली डेफिनेशन इजी लग रही है नीचे लिखी हुई है, आप लोग ये भी याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर हम बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस भी, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो पॉइंट्स देखते हैं, पॉइंट्स क्या क्या है हमारे। बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, देखो स्पेशलाइजेशन में बेनिफिट होता है, क्यों होता है, तो वो देखो ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, दैट जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं हर एक आदमी को उसके हिसाब से काम मिलता है, हर एक आदमी को उसके अकॉर्डिंग काम मिलता है, यानी कि जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है उसको वो काम मिलता है। हर आदमी को एक ही काम मिलता है, पूरा काम नहीं मिलता है। जब हमने ये जो मैंने बोला कि हर आदमी को एक एक काम मिल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, किस स्मॉलर यूनिट्स में। अब जब हम लोग उस जो हमने डिवीज़न करा है वर्क को डिवाइड करा है, उसके अकॉर्डिंग हम एक आदमी ढूंढेंगे जो उसमें स्पेशलाइज्ड है, उसको दे देंगे। सपोज एक आदमी है वो फिनांस में अच्छा है, ठीक है, फिनांस में अच्छा है, हमने जब डिवीज़न ऑफ वर्क करा तो हमको फिनेंस जो अकाउंट से रिलेटेड एक आदमी चाहिए था, तो अब अकाउंट से रिलेटेड जो आदमी चाहिए वो फिनेंस में अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, फिनेंस में ये आदमी अच्छा है, तो उसने क्या करा, इसको ऑटोमेटिकली अकाउंट्स में डाल दिया, यानी कि अकाउंट वाली जॉब में डाल दिया। तो स्पेशलाइजेशन अपनी आप आएगी वर्क के अंदर, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंस है किसकी, ऑर्गेनाइजिंग की। देन हम बात करते हैं रोल क्लैरिटी की। अब देखो यार रोल क्लैरिटी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हर एम्प्लॉय है उसको अलग अलग जॉब असाइन करी जाती हैं, ठीक है। जब ये अलग अलग जॉब ये जो असाइन करी गई हैं मैनेजर के द्वारा, तो मैनेजर क्या करेगा, पहले ही वो बता देगा कि उस एम्प्लॉय को, जिस एम्प्लॉय को वो जॉब दे रहा है उसे पहले ही ये चीज़ बता देगा, क्लियर कर देगा कि आपको इस जॉब के अंदर क्या करना है, ठीक है। तो एक यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो दोस्तों ये याद रखना है कि जॉब डिस्क्रिप्शन ये क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है या फिर MCQ में भी आ सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, द जॉब्स आर डिफाइंड ऑन रिटन डॉक्यूमेंट। जो जॉब्स होती हैं जो एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं वो बेसिकली प्रॉपर एक रिटन डॉक्यूमेंट पे डिफाइन करी जाती हैं कि आपको किस तरह की जॉब दी जा रही है, आपको जॉब में क्या क्या काम करना है। तो वो जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है उसे हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। आता है, क्लियरली बताता है दैट जॉब को किस तरीके से करना है और जॉब के अंदर क्या क्या करना है और आज जॉब किसके लिए है, यानी कि जॉब को डिफाइन करने वाला जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। बहुत ही ज़्यादा ईजी है,
ठीक है। आई होप आपको रोल क्लैरिटी का मतलब समझ में आया होगा, क्लैरिटी क्या है रोल, क्योंकि यहाँ पे हमें पता होता है कौन से एम्प्लॉय को क्या जॉब करनी है और वो जॉब किसके लिए है, तो जो आपका रोल है वो क्लियर रहता है। देन क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ये क्या होता है, देखो डिफाइन करती है दैट किस एम्प्लॉय के पास, किस इंडिविजुअल के पास, किस मैनेजर के पास कितनी पावर है और कितनी अथॉरिटी है, वो किस पे ऑर्डर चला सकता है और उसे किससे ऑर्डर मिल सकता है। यानी कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो दोस्तों देखो, कंफ्यूज मत होना रोल क्लैरिटी के बीच में और क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप के बीच में। रोल क्लैरिटी क्या है, ये आपको जॉब से क्लैरिफाई करती है कि आपको किस टाइप की जॉब करनी है। देन क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का जो रिलेशन है वो क्लियरली डिफाइन रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। देन हम लोग बात करते हैं दैट हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। किसके बारे में? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो ये क्या, रिसोर्सेज का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं बेटा। क्यों ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है? बिकॉज हम लोगों ने जॉब पहले ही अलग अलग एम्प्लॉयज को बांट दी है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का तो ना सवाल ही पैदा नहीं उठता, क्योंकि जब हमने जॉब और जो ड्यूटीज़ है वो अलग अलग इंडिविजुअल्स को बांट रखी हैं, हर किसी को जॉब डिस्क्रिप्शन मिल रखा है जहां वो क्लैरिफाई है कि उसे कौन सा काम करना है, तो कोई भी वर्क किसी भी इंसान के द्वारा 2 बार परफॉर्म नहीं हो सकता। यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती वर्क की। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है। अगर आपको फ्रेंड्स कोई भी डाउट है तो मैं आपसे ऑलरेडी बोलती रहती हूँ हर बार, हर वीडियो मैंने आपसे कहा है दैट आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। आप लोग अगर तब भी नहीं समझ पाएंगे कमेंट्स में दोस्तों, तो मैं एक वीडियो और लेके आऊँगी जिसमें मैं आपका वीडियो जो डाउट है वो क्लेरिफाई कर। फ्रेंड्स बस आप लोगों को केवल इतना करना है दैट आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए। पॉइंट पर चलते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये पॉइंट क्या कहता है कि जितनी भी सिमिलर जॉब्स होती हैं उनको एक डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप कर दिया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से यूनिफिकेशन आती है एफर्ट्स में। किसमें यूनिफिकेशन आती है? एफर्ट्स में, और हार्मनी आती है वर्क में। ठीक है, तो याद रखिएगा यूनिफिकेशन आती है किसमें? एफर्ट्स में, और हार्मनी आती है वर्क में। कब? जब हम लोग सिमिलर जॉब्स को ग्रुप कर देते हैं एक ही डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो उससे अपने आप ही कोऑर्डिनेशन आ जाता है। देखो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जब हमारे वर्क के अंदर यूनिफिकेशन आ रही है, हमारे जो एफर्ट्स हैं वो एक ही गोल की तरफ लग रहे हैं, हार्मनी आ रही है, लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो अपने आप ही कोऑर्डिनेशन वहाँ पे डेवलप हो जाएगा, अपने आप ही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे डेवलप हो जाएगी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जहाँ कोऑर्डिनेशन है तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप आ जाती है, बिकॉज जो हमारा वर्किंग रिलेशनशिप होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसमें क्लैरिटी होती है, कोऑर्डिनेशन होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में। ठीक है, तो इस वजह से क्या आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग से कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम वर्क को डिवाइड नहीं करते, रोल को क्लैरिफाई नहीं करते, वर्किंग रिलेशनशिप को क्लैरिफाई नहीं करते, तो क्या हमारे पास ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आता रिसोर्सेज का? नहीं आता। कोऑर्डिनेशन आती? नहीं आती। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन आता? नहीं आता। क्योंकि उस टाइम क्या होता, कोई इंसान, 2 इंसान कोई एक काम कर रहा है। अब जब आपके पास वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कौन किस पे ऑर्डर चलाएगा, तो छोटा वाला ही बड़े पे ऑर्डर चला रहा है, बड़ा वाला दूसरे पे ऑर्डर चला रहा है, यानी कि एक दूसरे पे ऑर्डर चलाते रहते वो लोग। लेकिन हमारे पास उस वजह से कोऑर्डिनेशन और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आ पाता। इसी वजह से ये जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या? बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन, फिर रोल क्लैरिटी को हम लोग को क्लियर करना है कि कौन सी जॉब कौन इंडिविजुअल, कौन सा एम्प्लॉय परफॉर्म करने वाला है। देन वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिफाई होने चाहिए कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है। देन जो हमारा 6 पॉइंट है दैट इज अडॉप्शन टू चेंज। अब देखो अडॉप्शन टू चेंज ये क्या होता है, ये थोड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, जब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हमें उसे अडेप्ट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग जो है हमारी अडेप्टेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं एक्टिविटीज रिलेटेड, बिकॉज यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस होते हैं, वो ईजिली कम्युनिकेट हो जाते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है मॉडिफाइड करा जाता है चेंजेस
के साथ साथ, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग का जो स्ट्रक्चर है हम उसे भी मॉडिफाई करते रहते हैं जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं। देन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब देखो, जब आपका काम प्रॉपर यूटिलाइजेशन से हो रहा है, कोऑर्डिनेशन है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क है, डिपार्टमेंटलाइजेशन है, कंपनीज अपने जो जो गोल है उसे इजीली अचीव कर पा रही है, तो एक्सपेंशन और ग्रोथ के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। देन हमारा लास्ट पॉइंट है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब देखो यहाँ पर जो आपके इम्पोर्टेंट, आपको मैं एक बात बता दूँ, इधर बात करी गई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में, ठीक है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आपको ये पॉइंट थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी समझाऊंगी तो ये पॉइंट आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी। देखो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है हर ऑर्गेनाइजिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि मैनेजर जो है अपना पावर होती है उसे डेलीगेट कर देता है ताकि वो अपना टाइम निकाल सके नए नए मैथड्स को इनोवेट करने में, नए नए टेक्नोलॉजी को इनोवेट करने में, ताकि कंपनी क्या कर पाए, ग्रोथ कर पाए। डेलीगेशन सिंपली क्या करता है कि मैनेजर के वर्कलोड को कम कर देता है। क्या कर देता है? कम, ठीक है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा, जो मैनेजर है वो और भी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगा। अब सपोज अगर आप अपने ऊपर से वर्कलोड कम कर लोगे तो आपकी क्रिएटिविटी अपने आप बाहर निकल के आएगी, जैसे कि अभी लॉकडाउन में हुआ था। वैसे हर किसी का वर्कलोड कम नहीं हुआ, लेकिन जो बच्चे हैं उनका वर्कलोड कम हो गया था, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी उनकी बाहर निकल के आ रही थी। तो वही चीज़ हमारी डेवलपमेंट एंड पर्सनल के बारे में। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको पूरी वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है एंड लगता है कि आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आप लोगों की सजेशंस है तो आप लोग वो भी दे सकते हैं। सो अगर जो भी फर्स्ट टाइम देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।